आप सभी के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं सफरनामा में। मैं स्मिता शर्मा हूँ। सफरनामा में हम बात करते हैं खास शख्सियतों की, उनके हुनर की, उनके जिंदगी के सफर की। और आज मुलाकात एक ऐसे खास शख्सियत से जो कर्नाटक संगीत के विद्वान हैं, गायक हैं प्रसिद्ध, साथ ही साथ समाज सेवी हैं, लेखक हैं। टीएम कृष्णा साहब जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और यहाँ मैं अपने जो यूट्यूब चैनल स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट, साथ ही साथ सत्या हिंदी के दर्शकों का भी स्वागत करना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो कृष्णा साहब, आज क्योंकि टीचर्स डे है, हैप्पी टीचर्स डे। आप खुद मास्टर भी हैं, टीचर भी हैं। मेरे फैमिली में मेरी माँ, मेरी सिस्टर्स, तीन तीन टीचर्स मौजूद हैं। तो ऐसे में टीचर्स डे की ग्रीटिंग्स जो है सबसे पहले आपको। आपको भी मैं पहले ही बोलूँगा कि मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, मैं इंग्लिश में बोलूँगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ पहले ही। टीचर्स डे मैंने एक ट्वीट आज ने ट्वीट डाला है कि टीचर्स गॉड्स नहीं है। टीचर्स को भी क्वेश्चन करना है और टीचर्स भी लर्न करना है। और हमारे समाज में एक प्रॉब्लम है कि टीचर्स को भगवान के इक्वल समझते हैं। मैं उस टाइप में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ टीचर्स भी ह्यूमन बींग्स हैं और उनसे सीखना है, उनको रेस्पेक्ट करना है, लेकिन हमारा अकल है ना, उसको छोड़कर नहीं रेस्पेक्ट करना है। उसको इंटैक्ट रख के रेस्पेक्ट करना है। मतलब जो टेम्परामेंट है ऑफ क्वेश्चनिंग। और पहले तो मैं आपकी हिंदी की बात कर दूं कि आप एक तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि हिंदी में जो है कॉन्वर्सेशन करने के लिए आप अग्री करते हैं। और मुझे भी ये लगता है कि सत्य हिंदी में भले ही दर्शक जो है वो ज्यादातर हिंदी बोलने वाले दर्शक हाँ हों, लेकिन हम जब खास शख्सियतों की बात करते हैं तो हम उसे भाषाओं की सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। तो भले ही कोई इंग्लिश बोलने वाला शख्स भी हो, अगर उसकी जिंदगी की इनिंग्स के बारे में हम जानना चाहें तो निश्चित रूप से जो है उन गेस्ट्स को भी हम स्वागत उनका करते हैं इस वंडरफुल। प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, ये जो ट्वीट आपने किया, एक्चुअली मैं इसके बारे में आपको पूछने भी वाली थी। और इस वक्त क्योंकि अमीना मीर, विकास कुमार ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हैप्पी टीचर्स डे कह रहे हैं। हैप्पी और टीचर्स डे। हैप्पी हमें कह रहे हैं कि वी आर वेरी गुड टीचर्स, थैंक यू सो मच। मतलब एक जो लेबल मुझे लगता है ना, क्योंकि आजकल तो लेबल का जमाना है, लोगों को बॉक्स कर दिया जाता है कि ये वो है, ये एक्स है, ये वाई है। आपको डिस्क्राइब करते वक्त मुझे एक शब्द याद आता है, वो है बगावत, बागी, रिबेल। कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा असहज अनकंफर्टेबल टॉपिक नहीं है जिसमें कृष्णा साहब की एक अलग कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन ना हो, एक क्वेश्चनिंग वाली एटीट्यूड ना हो। पहले तो थोड़ा ये बताएं कि एज ए स्टूडेंट भी क्या आप बहुत बागी थे? आपने तो बचपन में काफी कम उम्र में ट्रेनिंग लेनी शुरू की। कितना तंग किया आपने अपने ये टीचर्स को? बहुत ज़्यादा, ये तो मेरा घर का वो नेचर था। घर में एक बात था कि मेरे पिताजी और माताजी कोई क्वेश्चन को रिफ्यूज़ नहीं करते। हम्म। क्वेश्चनिंग तो हमारे घर में एवरीडे होता है। और आर्ग्यूमेंट्स डाइनिंग टेबल में, डिनर जब खाते हैं, मेरे पिताजी बोलेगा बात नहीं करना है लेकिन क्वेश्चंस वहाँ ही आएगा। और झगड़ा वहीं आएगा। तो वही एनवायरनमेंट था घर में। और मेरा स्कूल में भी एनवायरनमेंट था कि क्वेश्चनिंग एसेंशियल है। और एक बात है, एक क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन को कैसे हम फॉर्म करते हैं, क्वेश्चन क्या है, वो तो सुपरफिशियल बात नहीं है। तो स्कूल में भी क्वेश्चनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसा ही स्कूल में मैं पढ़ा था। सो ये दोनों इन्फ्लुएंस मेरे पर बहुत ज़्यादा है। तो मैं कॉन्ट्रेरियन मत बोलूँगा, मुझे क्या बोलूँगा कि जब हम जो ऊपर है ना, ऊपर के बात ही हम ज़रूर बात करते हैं, उसके अंदर की बात नहीं करते हैं। और वो तो मुझे बॉदर करता है। तो हम इधर बहुत कंफर्टेबल जोन में होते हैं, नहीं तो बहुत बहुत गंदा थॉट्स और उसका नुआंसेस नहीं जानते हैं। दोनों प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस है। लेयर के साथ सोचना तो मुझे पसंद है। तो जो ट्वीट में आज डाला, कि ये क्यों डाला कि हम तो वो गुरु और शिष्य और टीचर का स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, वो सिंपल रिलेशनशिप नहीं है। और सीखना का सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, वो तो बहुत इमोशनल रिलेशनशिप भी है। उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसमें बहुत सुंदरता की बात है और उसमें बहुत अगलीनेस का बात भी है। उस दोनों को हमको समझना है। मैं भी टीचर हूँ, मैं तो 20 ईयर्स में सिखाता हूँ म्यूजिक। और मैं भी आई हैव ग्रोन। मैंने सीखा है कि मुझे चेंज करना है, मेरा एटीट्यूड चेंज करना है, जो मैं डिमांड करता हूँ मेरा स्टूडेंट से वो भी चेंज करना है। क्योंकि मेरा मॉडल था मेरे गुरु को देखकर। वो तो पुराने जमाने का आदमी थे, बहुत बहुत अच्छे टीचर, लेकिन पुराने जमाने के आते। सो वो मॉडल मैं रिपीट करता हूँ। उनसे हम आप सब सवाल पूछ पाते थे? वो आपको सवाल पूछने देते थे? हाँ, मैं तो सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन वो तो
उनका एटीट्यूड था वो ओल्ड जमाना का कि तुम पहले सीखो यार, इतना क्वेश्चंस मत करो, और लेकिन जब मैंने सारी टीचिंग, मुझे भी वो बैगेज तब था, वो एटीट्यूड का बैगेज है, वो तो मैं तो कुर्सी में हूं, तुम तो नीचे हो, उसमें ही वो तो एटीट्यूड आता है ना। तो वो पावर का इक्वेशन, मुझे बिगेस्ट प्रॉब्लम है लाइफ में, मेरा प्रॉब्लम ये है कि पावर है, सब पावर के अंदर ही डालते हैं, सब रिलेशनशिप्स में पावर है। वो पावर को हम कांस्टेंट, जो पावर में होते हैं और जो पावर के विक्टिम्स हैं, वो दोनों को उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है जिंदगी में और समुदाय में। निश्चित रूप से। और कृष्णा साहब, मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं इस उम्मीद के साथ भी ट्यून इन कर रहे हैं आज कि आपकी संगीत को लाइव भी वो सुन पाएंगे इस शो के दौरान। तो मैं आपको बीच बीच में जरूर तंग करूंगी, रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप अपने टीचर्स के लिए या खुद, क्योंकि आप कार्नाटिक म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट इतना करते हैं, अब आप जब कुछ हमें सुनाना चाहें तो हम खुशी से जो है, मैं अपनी बोलती बंद कर लूंगी। लेकिन अच्छा, एक सवाल, जो आपका ट्विटर प्रोफाइल है उस पे आपने जो बायो लिखा हुआ है ना, सिंग, राइट, स्पीक एंड रिमेन साइलेंट, तो और का बात नहीं है, आप कहते हैं स्पीक एंड रिमेन साइलेंट, इसके पीछे का खेल क्या है? तो जो चुप रहने के बात है, चुप रहने के बाद ही, चुप रहना तो इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग ना, वो तो मेंटल थिंग है। हम बहुत दिन बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारे माइंड को स्विच ऑफ करना बहुत कठिन है। मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम लाइफ में वही है, आई एम रिमेनिंग साइलेंट हियर। और जब मैं बोलता हूँ कि रिमेन साइलेंट, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, उसको कोशिश ही मैं बोलूँगा, अभी सीख रहा हूँ उसमें। तो जब समटाइम्स मैं सोचता हूँ कि हम बहुत बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत रिएक्ट करते हैं अंदर और बाहर, और कुछ समय चाहिए जब हम जस्ट क्वाइट है मेंटली, जस्ट ऑब्जर्व करते हैं। जब आप बहुत सुंदर संगीत सुनते हैं या एक फिल्म देखते हैं, वो तो थोड़ी देर के लिए वो होता है, सबको होता है, लेकिन वो क्वालिटी है ना, वो एक्सपीरियंस है, क्वालिटी बहुत 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 ब्यूटीफुल है, और उसमें हम अंदर भी जा सकते हैं और बाहर कुछ देखते हैं, उसका भी असर हमको बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। वो स्टेट मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि बहुत और ज्यादा हो, मैं उसके डायरेक्शन में जाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं है अब, आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ, नहीं तो, बट फिर भी वो कीपिंग क्वाइट में बात जरूर करूंगा, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्वर्जेशंस, उसमें भी सीखना बहुत है। और लेकिन उसी समय जब हम सीखते हैं, उसके बारे में कॉन्टेम्पलेट करना, उसके बारे में चुप रहना, उसको दो अंग्रेजी में बोलते हैं मैरिनेट, उसको मैरिनेट होना चाहिए, सोच को भी मैरिनेट होना चाहिए, उसका भी समय चाहिए हमको। निश्चित रूप से। और वो इंटरनलाइज करने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, जैसे मैं तो कहती रहती हूँ, मेरा दिमाग तो इतना रेस्टलेस है कि लिटरली भेजा फ्राई वाली जो एट्रीब्यूशन है, वो बहुत सच्ची बात है। हम सबका प्रॉब्लम वही है ना। और उसके, बिकॉज जब हम बोलते हैं क्रिएटिविटी चाहिए और इमेजिनेशन चाहिए, इमेजिनेशन इसमें नहीं आता है, क्योंकि हम एवरी टाइम रिएक्ट ही करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, ट्रिगर आता है और ट्रिगर को हम कुछ कहते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ भी। लेकिन वो तो क्रिएटिविटी दूसरी जगह से आता है। वो तो जैसा है कि पानी है ना, पानी में वेव्स नहीं है, बहुत काम है, वो ट्रैंक्विलिटी है, उसमें से आता है क्रिएटिविटी, उसमें से आता है इमेजिनेशन। वो रोड पे, सड़क पे भी हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसके लिए चुप रहो, केव में जाओ, हिमालय जाओ, वो तो सब मुझे तो वो सब बात में ट्रस्ट नहीं। गुफा में बैठने की जरूरत नहीं, वो तो गुफा जरूर नहीं चाहिए, गुफा एक फ्रॉड है, मैं बोल रहा हूँ। हम तो रोड में, जब हम रोड में जाते हैं, हम पैदल जाते हैं, जो देखते हैं उसमें, उस समय हमको अंदर में एक शांति मिल सकता है। वो तो कमिंग टुगेदर विद द सोसाइटी, कमिंग टुगेदर विथ व्हाट यू सी, वो हो सकता है। उसमें एक इंटरनलाइजेशन चाहिए, हमको रिएक्ट नहीं चेक करनी चाहिए, हमको जस्ट देखना है। ऑब्जर्विंग है ना, वो ऑब्जर्विंग का बहुत बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी है, कहीं भी हो सकता है। जब मैं कल ही बात कर रहा था दूसरी जर्नलिस्ट के पास शाहीन बाग के बारे में, जब मैं गाया था शाहीन बाग में, वहां तो बहुत बहुत कॉन्वर्जेशंस हैं, बहुत साउंड है, बहुत एनर्जी है, लेकिन वहां एक ट्रैंक्विलिटी था। वो ट्रैंक्विलिटी था मकसद का ट्रैंक्विलिटी, वो सबका मकसद एक ही था, और उसमें तो एक एनर्जी था, उसमें तो एक कामनेस था, एक स्ट्रेंथ था,
वो भी ऑब्जर्विंग है, वो भी इंटरनलाइजेशन है। बिल्कुल। और ये हर किसी को जो है अपने अपने लेवल पर ढूंढने की जरूरत भी है, क्योंकि आप सबसे बड़ा जो अगर टीचर है तो वो लाइफ है, तो लाइफ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मीर अमीना हमारी एक रेगुलर दर्शक हैं, वो आंध्रा से आती हैं और कह रही हैं कि आई लव कार्नाटिक म्यूजिक डिस्पाइट माय नेटिव लैंग्वेज बीइंग दक्कनी उर्दू। यहाँ मैं एक जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप उन आर्टिस्ट में से हैं जो एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए उसमें मॉडर्निटी के एस्पेक्ट्स को ढूंढता है और उसको लगातार एवोल्यूशनाइज करने की बात करता है। आपने कहा कि कार्नाटिक संगीत, इसकी आमतौर पर जब लोग बात करते हैं तो जो वर्ड यूज किया जाता है कि इट इज प्योर म्यूजिक, इट इज ब्लिसफुल म्यूजिक, हिंदू टेक्स्ट पर आधारित म्यूजिक। आप कहते हैं मैं उसमें ईसा को ढूंढना चाहता हूँ, मैं उसमें अल्लाह को ढूंढना चाहता हूँ। इसके पीछे की वजह क्या है, और इसमें खुद आप अपने कम्युनिटी में जो कार्नाटिक म्यूजिक की कम्युनिटी है उनकी रिएक्शंस क्या आती हैं? पहले बात है कि वो वर्ड प्योरिटी है ना, वो प्योरिटी एक बहुत बहुत वायलेंट वर्ड है। वो प्योरिटी लोग को अलग करने का टर्म है, आउटसाइडर इनसाइडर को क्रिएट करने का टर्म है, और हमको एक ऊंची जगह में टू पुट आवरसेल्व्स इन ऊंची जगह, दैट इज द टर्म। सो प्योरिटी में, प्योरिटी क्या प्योर है? आज के बाद प्योर है, कल का बाद प्योर है, लेकिन जो 1000 ईयर्स अगो हुआ वो प्योर है। वो क्या है हमको नहीं हम मालूम है। और हिस्ट्री को हम कंफ्यूज करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा संगीत, हमारा कलाचार एक लाइन, एक लीनियर लाइन से आया, ए में बी, बी में सी, सी उसे नहीं हुआ। जो मैं कर्नाटक संगीत बात करता हूं आज, उसमें तो ऑस्मोसिस है बहुत कल्चर्स का, बहुत डिफरेंट थॉट्स का, डिफरेंट आइडियाज का। तो इसमें प्योरिटी इम्प्योरिटी नहीं है, उसमें तो कलाचार है, बहुत प्लूरल में कल्चर्स है। जब ऐसा है हम सोचते हैं तो ये संगीत हिंदू संगीत नहीं है, क्रिश्चियन संगीत नहीं है, मुस्लिम संगीत नहीं है। सच्ची बात है कि हमारा टेक्स्ट इन कर्नाटक संगीत में ज्यादातर नहीं तो 99.9% वो हिंदू गॉड्स गॉडेस, वो उसका सोशल स्ट्रक्चर का रिफ्लेक्शन है। जो उसमें उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स थे वो एक ही जगह से आए थे, अभी को तो बहुत ज्यादा वही जगह से आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसका कंटेंट ऐसा ही है। लेकिन इसमें बहुत साल पहले ही क्रिश्चियन गाने थे, उसमें मुस्लिम गाने, अल्लाह के बारे में तो गाने भी थे। वो तो मैं नया नहीं कर रहा हूं, उसमें तो वो भी ट्रेडिशन है, वो भी ट्रेडिशन है। क्या बोल रहा हूं कि संगीत, हम सब ह्यूमन बींग्स का नेचर है कि सबको ओन करना है, समथिंग को ओन करना है, उसको हम पकड़कर हाथ में डालकर बोलना है कि ये मेरा है, तेरा नहीं है। मुझे तो संगीत एक एक्सपीरियंस है। हम अल्लाह को भी बोल सकते हैं, जीसस को भी बुला सकते हैं, रामा को भी बुला सकते हैं, और ये फ्लूइडिटी है संगीत का, बहुत अनुभव का वो ब्यूटी। और कर्नाटक संगीत में इस सब का अपॉर्चुनिटी है, सबका वैल्यू है। तो आई डोंट इवन रियलाइज हाउ यू कैन कॉल इट हिंदू म्यूजिक। ये तो रिलीजियस गाना नहीं है, पहले मैं बात करूं, ये तो गॉस्पेल म्यूजिक नहीं है, भजन संगीत नहीं है। जब भजन संगीत होता है वो तो रिलीजियस म्यूजिक है। जब भजन संगीत ज्यादा उसका, और जो गाते हैं उनका ऑक्यूपेशन है कि आपके अंदर रामा कृष्णा को अंदर डालकर वो एनर्जी आपके अंदर डिलीवर करना उनका ड्यूटी है। मैं कर्नाटक संगीत में वही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत देखते हैं, ख्याल है, ध्रुपद, उसमें क्या है? उसमें क्या है कि 3 बात है ये सब संगीत में, ताल है, राग है और टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट में अर्थ हो सकता है, नहीं हो सकता है भी। तब अब हम झम था जैसा तराना में तिलाना में कहते हैं, उसमें तो सेमेंट मीनिंग नहीं है, लेकिन वो शब्द का साउंड में एक इमोशन है। ये 3 बात का रिलेशनशिप है हमारा संगीत, सिर्फ ताल, राग और टेक्स्ट। उसमें हम इम्प्रोवाइज करते हैं, उस तो टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। मैं एक कॉन्सेप्ट में गाऊंगा कि राम ही राम है, अल्लाह भी अल्लाह है, और वो भी गाऊंगा अल्लाह अल्लाह नहीं है, राम नहीं है, सब झूठ है, वो भी गाऊंगा मैं। जब मतलब आपने तो शायद रवीश के इंटरव्यू में मैंने सुना, आपने कहा कि भाई मैं तो एथिस्ट के बारे में भी गाना चाहता हूँ कि जिन लोगों का भगवान पे भरोसा नहीं है। सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको बहुत डिफरेंट ओपिनियंस चाहिए, और ओपिनियंस तो कंटेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए, वही है कल्चर। जब कल्चर रिच है, उसमें बहुत ज्यादा ओपिनियंस, आइडियाज, परसेप्शंस, ब्यूटीज, सब कुछ आता है। जब एक परफॉर्मेंस में आपको राम भी मिलता है, आपको एक एथीस्ट भी मिलता है, आपको एक रैशनलिस्ट भी मिलता है, और आपको अल्लाह भी मिलता है, उसमें तो बहुत ज्यादा वैराइटीज का ब्यूटीज मिलता है।
उसमें आपको आर्ट का यूज क्या है? आर्ट को प्लेजर भी नहीं है, प्लेजर है, लेकिन आर्ट का बेसिक रोल है को आपका हार्ट और माइंड को थोड़ा टिंगल करना, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ज्यादा देना। सी ह्यूमन बीइंग्स वर ब्रिलियंट टू क्रिएट आर्ट। हमको हमको आया था कि जब बदलना चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स को इंप्रूव करना चाहिए, उनका एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादातर उनका रिलेशन चाहिए, उनके अंदरता का रिलेशनशिप चाहिए। संगीत, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग उनको वो अपॉर्चुनिटी देता है। जब आर्ट वो नहीं करता है, वो आर्ट नहीं है। बिल्कुल, वो प्लेजरेबल भी है लेकिन आर्ट नहीं है। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के पहले अभी हमारे एक और दर्शक आजाद आर्यन भी जुड़े हैं, उन्हें भी ये पसंद आ रहा है कार्यक्रम, और आपसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं लोगों के कि अगर आप कुछ सुना सकें उन्हें, अब कोई कॉम्पोजिशन जो आपको लगता है। एक मिनट आ रहा हूं। बिल्कुल। तो क्या कॉम्पोजिशन? और एक और बात है स्मिता कि वो संगीत में थॉट्स भी फ्लूइड है। हम जो फॉर एग्जांपल एक इस्लामिक डिवोशनल सॉन्ग है, वही ट्यून में एक और रिलीजियस हिंदू रिलीजियस सिंगर ने गाया, वही ट्यून, वही शब्द वो अल्लाह के बारे में है, लेकिन उसने इरेवन, तमिल में इरेवन तो गॉड है, जनरल टर्म, वो अल्लाह भी हो सकता है, जीसस भी हो सकता है, राम। वही गाना वो हिंदू डिवोशनल में भी सुनाई देता है। तो वो क्या है? वो फ्लूइडिटी क्या है? वो फ्लूइडिटी है हमारा देश। तो इसको रिस्पेक्ट नहीं करना, इसको हम हमारे अंदर लेकर जाना है। बहुत पोलराइज का सोच आज हो रहा है। उसमें तो बहुत मुझे तो आई फील वेरी सैड बिकॉज दैट वी कांट सेलिब्रेट द अदर पर्सन। हमको ऑलवेज वी आर थिंकिंग सेलिब्रेट आवरसेल्व्स, और वी आर अदरिंग द अदर। Absolutely, and everybody is doing this. Everybody is doing this, you know. And so therefore, when we talk, is it Hindu music, Christian music? अरे वो तो क्रिसमस कैरल्स भी मेरा संगीत है यार, क्रिश्चियन का संगीत नहीं है। मेरा संगीत है, मैं गाता हूँ साइलेंट नाइट, वो मेरा गाना है। वो कौन है मुझे तो कहना कि वो उसका गाना है? आई मीन वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, नॉट। एंड ये तो नया बात ही नहीं है, ये तो हम तो यही बात बहुत सालों से बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि हमको, दैट्स द प्रॉब्लम। नो, हिस्ट्री इज ऑल्सो प्रॉब्लम। वी हैव टू रिमेंबर हिस्ट्री इज कॉम्प्लिकेटेड। ट्रू। और शायद इसीलिए बार बार हम जो कहते हैं ना कि जो पंछी हो, नदियां हो, क्योंकि ये आगे बढ़ रही होती है, इनकी बेड़ियां नहीं होती हैं, बॉर्डर्स नहीं जानते हैं, सीमाएं नहीं जाती हैं, भाषा की बेड़ियां नहीं होती है। तो वैसे ये बातें जो हैं कला संस्कृति पर भी लागू हैं। शायद आप रिक्वेस्ट करूंगी कुछ, अगर आप जो है आपकी पसंदीदा रागा या फिर कोई श्लोका या कॉम्पोजिशन सुना सके, और फिर हम बातों के सिलसिले को और आगे ठीक है, बढ़ाएंगे। एक छोटा जस्ट कपल ऑफ वर्सेस में गाऊंगा। ये तो बुद्धास फायर सर्मन एक बहुत फेमस स्पीच है उनका, दो डॉक्टर है। उसका इंस्पिरेशन से गोपाल कृष्ण गांधी जी ने एक गाना तो मेरे लिए लिखा था। ये हिंदी में है, लेकिन ये कर्नाटक संगीत का है। तो उसमें भी हिंदी, वो तमिलनाडु से हूँ, मैं हिंदी के बारे में बहुत ज़्यादा बोलूँगा, लेकिन आज नहीं। नहीं, वो सवाल आगे है आपके लिए, आप चिंता ना करें, वो सवाल भी पूछूंगी मैं। लेकिन फिलहाल जो है पहले ये म्यूजिकल ब्रेक की जरूरत है इस ठीक है, I will just sing a little bit of this. It's inspired by आग भई बंधु, आग भई अब आग भई बंधु, आग भई अब आग ही आग, आग भई बंधु, आग भई बंधु, आग भई अब आग ही आग, आग बंधु। अनुभव
दहता अनुभवी दहता अनुभव दहता अनुभवी दहता दहता जो देखता दहता जो दिखता दहता जो देखता दहता जो दिखता आग भई बंधु आग भई अब बहुत ही खूबसूरत। दिल तो कर रहा है कि आपको रोकूं नहीं और हम ये सिलसिला जो है इसे मैं एक पूरा म्यूजिकल जर्नी बता दूं, लेकिन क्योंकि बात आपकी जिंदगी की करनी है, आपके सोच की करनी है ना। एक जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम आपने कहा कि आज हम पोलराइजेशन वाले जमाने में रह रहे हैं और बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनसे अगर आप देश के सियासत पर बात करें, राजनीतिक मुद्दों पर सवाल पूछें, तो एक कलाकार कहेगा कि भाई मेरा काम सिर्फ कला से है, मुझे तो रह बख्श दो, मुझे बात नहीं करनी है। और दूसरी जगह आप एक ऐसे कलाकार हैं जो जाति धर्म के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, उसको बखूबी और मुखरता से पेश करते हैं। तो क्या ये असर पड़ता है आपकी ऑडियंस पर, जो आपकी पॉलिटिक्स से या जो आपकी आइडियोलॉजिकल सोच से अग्री नहीं करते हैं? आज चूंकि जमाना इतना पोलराइज्ड है क्या कि वो आपकी म्यूजिक को भी अलग चश्मों से देखने लगे, वो आपकी कला से खुद को दूर करने लगे। बहुत वैरायटीज़ का ऑडियंस है ना। तो एक ग्रुप है जो मेरा बहुत फ़ैन थे। जब तक मैं पॉलिटिक्स बात नहीं कर रहा था और जाति के बारे में बात, मेनली जाति है मेन प्रॉब्लम, और सब उसका एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है, और पॉलिटिकल ओपिनियंस हो सकता है, गवर्नमेंट का हो सकता है, पार्टीज़ का हो सकता है। तो एक ग्रुप है, वो तो पुराने ऑडियंसेस थे, फैंस थे। बहुत लोग ने कहा कि मेरा सीडीज उन्होंने कंप्लीट तोड़ा है और दे अच्छा, थ्रोन द डस्टबिन। वो मेरे आजकल सीडीज कॉन्सर्ट्स, लोग रखते भी नहीं नहीं है अभी अभी तो। ट्रू, और बोला कि हम कॉन्सर्ट्स नहीं आते हैं उसका, वो तो ही सोल्ड आउट। ओके। वो ग्रुप है, एक ग्रुप है। हम्म। दूसरा ग्रुप है जो बोलते हैं कि अरे यार मुझे तो उसका पॉलिटिक्स के बारे में आई डोंट केयर, ठीक है, हम्म। उसका संगीत तो मुझे पसंद है, मैं उसको सुनूंगा। एक ग्रुप है। और तीसरा एक ग्रुप है, तीसरा दो टाइप ग्रुप है। और एक है कि उनको संगीत के बारे में कुछ नहीं है, उनका एंट्री पॉइंट है टीएम कृष्णा का पॉलिटिक्स, हम्म। और उन्होंने फर्स्ट टाइम संगीत का एनकाउंटर पॉलिटिक्स के पाथ में उनको हुआ। तो हम्म। वो बहुत बहुत यंग पीपल बहुत ज्यादा है उस ऑडियंसेस में। और यंगर पीपल में वो भी हैं कि जो मुझे पॉलिटिक्स का, तो दे एग्री विथ माई पॉलिटिक्स हम्म। एंड दे लव माई म्यूजिक। तो बहुत हम्म। वैराइटीज का ऑडियंसेस, तो असर तो पड़ता है। मैं आई कैन नॉट से असर नहीं पड़ता है। और हमको समझ में रखना है कि जो हम शास्त्रीय सो कॉल्ड शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, उस शास्त्रीय संगीत, सब शास्त्रीय संगीत में एक एलिटिज्म है। वो जाति के बेस एलिटिज्म हो सकता है, वो जाति क्लास दोनों दोनों का जोड़ना का एलिटिज्म भी है। और जब वो एलिटिज्म है उसमें सर्टेन टॉपिक्स हम जरूर बात नहीं करते, उसमें जाति एक मेन टॉपिक है। हम्म। When you know a person says we never discuss caste at home, you know he is upper caste, राइट। because only an upper हम्म। caste has can say I we never discuss caste at home, हम्म। right? And हम्म। उसका वही मैक्सिमम ऑडियंस है जो सो कॉल्ड शास्त्रीय संगीत का। तो हम्म। जब एक आर्टिस्ट उस एनवायरनमेंट से इसके बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में और इवन रिलीजियस इश्यूज के बारे में बात करता है, उसका असर तो पड़ता है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन ये जब मतलब जैसे आप सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान इतने मुखर रूप से आप शाहीन बाग गए, आपने वहां पे भी जो है अपनी म्यूजिक कॉम्पोजिशन वगैरह भी आपने सुनाई, और जब आपके एक के बाद एक कैंसल होने लगे आपके कॉन्सर्ट्स वगैरह, लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह, क्या मन में कभी ख्याल आ रहा था कि भाई ये मेरे ब्रेड एंड बटर का भी मामला है, या थोड़ा चुप हो लूं कुछ देर के लिए, दूसरे आर्टिस्ट को इम्पैक्ट तो नहीं होगा? क्या ये ख्याल आते हैं जब कॉन्सर्ट्स इस रेट से जो एक हाँ, पूरी की पूरी आईटी सेल आपके एक्चुअली पीछे पड़ जाए? एक्चुअली या एक्चुअली स्मिता, मैक्सिमम तो वो मेरा माइंड तो मेरे बारे में नहीं, जो मेरे साथ हैं उनके बारे में आता है, उनको कोलैटरल डैमेज होता है। हो सकता है माय वाइफ संगीता शिव कुमार इज ए म्यूजिशियन, उन पर असर होता है, मेरा स्टूडेंट्स पे असर होता है, मेरा को म्यूजिशियंस पर असर होता है, उन पर दबाव डालते हैं, उनको प्रेशर करते हैं। तो उसके बारे में तो मुझे तो समटाइम्स बहुत चिंतन आता है कि
okay, I can take it, I can handle it, I can move forward. What are the people around me? That worries me, that I will definitely say. Sometimes it really worries me because I mean they are getting caught in the crossfire. And क्या होता है कि जब people in power उनको समझ में आता है कि टारगेटिंग मी प्रोफेशनली तो उसको उस पर इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है, वो क्या करते हैं कि जो हमारे साथ है ना उनको टारगेट करते हैं। वो तो बहुत गलत बात है, बट दैट्स व्हाट दे डू, दोस आर द टैक्टिक्स पीपल यूज। एंड दैट आई डू वरी अबाउट, विदाउट डाउट दैट आई डू। एंड असर है उनका लाइफ में, असर है उनका प्रोफेशन में, मुझे मालूम है। लेकिन आई मस्ट से दैट आई हैव सम वंडरफुल पीपल अराउंड मी। But what do you make of the urban Naxal tag? ओह मतलब ये जो हम और गॉड, आप urban नक्सल टैग में गैंग में जोड़ दिए जाते हैं, इसके हाँ, मायने क्या हैं आपके लिए? आई मीन दैट होल दैट कंस्ट्रक्शन है ना, वो तो बहुत बहुत सी, ये वर्ड्स बहुत बहुत डेंजरस वर्ड्स हैं, सब वर्ड्स है ना, सूडो सेक्युलर, अर्बन नैक्सल, ये सब वर्ड्स क्रिएट करते हैं इमेजरी के लिए, और ए मेनली टू क्रिएट फियर। कि आज का एनवायरनमेंट का मेन टैक्टिक है, जो दबाव डालते हैं, जो प्रेशराइज कर रहे हैं, उनका टैक्टिक है फियर। दो तरह का फियर, एक मेरे जैसा आदमी को फियर करना है कि अरे कल कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई मारेगा, उस सोच का फियर। और जो लोग से दे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन देन माइंड, उनको बोलना है कि हमारे जैसा आदमी एक डेंजरस पर्सन है, और वो अर्बन नैक्सल इज ऑलमोस्ट क्रिएटिंग अ वायलेंट पर्सन ऑफ मी। समझते हैं कि मैं टुमारो आई विल टेक अ गन एंड वॉक ऑन द स्ट्रीट्स। वो इमेज है ना, जब अर्बन नैक्सल बोलते हैं, उसका इमेज क्या है? एक एक बंदूक के साथ जो अर्बन एरियाज में जाता है और ही डिस्ट्रॉयज पीपल एंड पीपल्स लाइव्स। दिस इज इमेजरी, और दे आर क्रिएटिंग दैट टू गेट अदर पीपल टू बी स्कैर्ड ऑफ पीपल हु आर फ्री थिंकिंग, who are asking questions. So it is very dangerous. It is very dangerous that, and this is, and ये तो एक्सीडेंट नहीं है। हमको समझना है कि ये टर्मिनोलॉजीज जो क्रिएट होता है वो तो एक्सीडेंट नहीं है, उसमें तो स्ट्रैटेजी है, उसमें तो फियर का स्ट्रैटेजी है। हमारा देश का बिगेस्ट प्रॉब्लम आज है फियर, और फियर बहुत तरह का फियर। फियर आपको देखने का फियर, मुझे मारेगा वो फियर, सब फियर 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 है इसके। क्योंकि अब जब अब एक आर्टिकल लिखता हूं, नहीं तो एक इंटरव्यू देता हूं, कोई वो इंटरव्यू सुनता नहीं है, वो आर्टिकल पढ़ता नहीं है। ये पेपर देखेंगे और उसमें सम वर्ड्स विल पॉप अप। किसने लिखा? टीएम कृष्णा लिखा, 4-5 वर्ड्स आता है, उसका मीनिंग वो 4-5 वर्ड्स में खत्म है। जब मैं इंटरव्यू देता हूं उसमें नुआंस खत्म है। तो आज का जिंदगी में मेन थिंग है कि सब कॉन्वर्सेशन को नुआंस से कंप्लीटली अलग करना, और उसको ब्लैक और व्हाइट, evil good, horrible lovable, culture unculture, ये ऑपोजिट्स को बहुत बहुत प्रमोट करना, यही है आज का पॉलिटिक्स। लेकिन इस आज के पॉलिटिक्स में, और चेतन कुमार कर्ण हमारे एक दर्शक गुड इवनिंग कह रहे हैं, थैंक यू चेतन फॉर ट्यूनिंग इन। आज के इस पॉलिटिक्स में आगे आपको हल क्या नजर आता है? जब आप ऑपोजिशन की हालत देखते हैं, आपके जब कॉन्सर्ट कैंसिल हो रहे थे दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम आपको कॉन्सर्ट करने देंगे, लेकिन आज काफी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी भी जो है वो भी अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स करती है। तो आप देश की जब आप ऑपोजिशन की बात करते हैं या पॉलिटिकल ऑल्टरनेट्स की बात करते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? यही बात है कि आम आदमी पार्टी डेफिनेटली दे डिड सपोर्ट मी एट दैट टाइम, एंड आई विल हैव टू थैंक देम। एट द सेम टाइम वो बहुत डिसअपॉइंटिंग भी है। देयर स्टैंड ऑन कश्मीर was very very disappointing, and उनका स्टैंड बहुत, उसके बारे में बोल सकते हैं, दिल्ली का राइट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। थी ऑपोजिशन पार्टीज बिगेस्ट प्रॉब्लम है, उनको मैं बोल रहा था कि क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में इमेजिनेशन चाहिए। एक बात है, तो आप वोट छोड़िए, लोगों के से कह रहे हैं कि हम ऑल्टरनेटिव हैं, ठीक है, तो आपका ड्रीम क्या है? आप मुझे क्या इमेजिनेशन दोगे? जब एक वोटर आपके सामने आता है, उसको कुछ ड्रीम, तो आप तो उसको यू हैव टू सेल अ ड्रीम, यू हैव टू कन्विंस हिम दैट दिस इज द ड्रीम ऑफ द कंट्री, दिस इज वेयर इट कैन बी। मुझे आप बताइए कि ऑपोजिशन पार्टी ने क्या ड्रीम बनाया है लोगों के लिए, क्या ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी इंडिया? वो तो बड़े शब्द है ना, सेक्युलर, ये सब कुछ कोई का समझ में नहीं आता है, वो तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। मुझे भी समझ नहीं आता है समटाइम्स, जब कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो ये क्या बोल रहे हैं। तो लाइफ में
मैं इकोनॉमी, आई एम नॉट अबाउट इकोनॉमी, मैं कल्चरली, एज पीपल, इमोशनली, व्हाट इज द विजन ऑफ इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव आप दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जब आप वो नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं। जरूर एक बात है कि आज का डिस्पेंसेशन एक बहुत पोलराइज्ड इमेजिनेशन ऑफ इंडिया दे रही है, लेकिन कुछ दे रही है, हम वी हैव टू एक्सेप्ट। It is a violent imagination, it is a very, very parochial imagination, it is very casteist, but it is a possibility. उसका पैरेलल आपने क्या दिया? वो बोल रहे हैं ये गलत है, ये ठीक नहीं है, हम भी बोल रहे हैं गलत है, आप भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं पार्टी नहीं चलता हूं, मैं पार्टी पे पर्सन नहीं हूं, आप तो पॉलिटिक्स में हैं। अरे कुछ और बोलो यार, कुछ ऑप्शन दो, इमेजिनेशन में ऑप्शन दो, ट्रिगर करो इमेजिनेशन। उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उनका प्लान 10 इयर्स का नहीं, 20 इयर्स का नहीं, उनका प्लान तो कल का है और परसों का है। ऐसा कैसा पॉलिटिकल पार्टी चल सकते हैं? तो आप क्या पॉलिटिकली इतने कॉन्शियस, इतने एक्टिव, क्या अपने स्टूडेंट दौर में भी थे कभी एक्टिवली पॉलिटिक्स या किसी यूथ मूवमेंट में जुड़े? अरे सपोज स्मिता, you met me about 20 years ago and you meet me now, you think there are two different people. आज ही बात कर रहा था संगीता मेरे वाइफ से, she was also saying, her friend told her, I believe, I can't imagine that TM as the same person today. So what Even changed? I can't imagine. I don't know. Turning point क्या था? Turning point कुछ नहीं, कुछ इवेंट नहीं है लाइफ में, कुछ इवेंट नहीं है। अब मैं एक ही बात करता हूं कि मेरा तो एवेन्यू लाइफ का, पॉलिटिक्स का, सोशल सोसाइटी का सब है संगीत। ये मुझसे आप संगीत छीनेंगे तो सब कुछ डेमोलिश होगा, क्योंकि संगीत में एक पॉसिबिलिटी देता है संगीत। जब संगीत होता है, और एवरी टाइम आई सिंग संगीत नहीं होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस होता है, समटाइम्स संगीत होता है। जब संगीत तो एक्चुअली हैपन्स, तो कुछ होता है अंदर, और वो कुछ है ना, वो तो प्रश्न करने का एक ट्रिगर है, क्योंकि वो मोमेंट्स में आई सीम टू बी अ बेटर पर्सन। वो मोमेंट्स में आई सीम टू हैव क्लैरिटी आई नेवर हैड बिफोर। आई एम एबल टू टेक माई सेल्फ आउट, टेक ऑल माई आइडेंटिटीज आउट, मेल, ब्राह्मण, elite, all these identities out, see things with more clarity in those moments of beauty. तो मेरा क्वेश्चन सिंपल है, जब संगीत मुझे वो अपॉर्चुनिटी देता है, रियल लाइफ में तो मुझे थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस का रिफ्लेक्शन लेकर जाना है ना, वो ही मैं ट्राई कर रहा हूँ। कुछ बहुत कठिन काम नहीं है, वो ही कर रहा हूँ। विनय उपमन्यु गुड इवनिंग कह रहे हैं कि भारत की राजनीति किस ओर जा रही है। विनय, उसी मुद्दे पर अभी हमारी बातचीत चल भी रही थी कृष्णा साहिब से। और कृष्णा जी, मैं आगे एक सवाल के बाद जो है एक म्यूजिकल ब्रेक वापस से लेना चाहूंगी। भले आप उसे परफॉर्मेंस ब्रेक कह रहे हैं, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर देश की राजनीति से ये भी जुड़ा हुआ है। आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर इतनी बातें होती हैं। अभी एक किताब का मसला आया, ब्लूम्सबेरी उसे पब्लिश करने वाला था और बाद में उन्होंने हाथ खींच लिए जब पता चला कि दिल्ली राइट से जुड़े हुए इस किताब के विमोचन के लिए खुद वो किरदार मौजूद होने वाले थे जो दरअसल उनकी भूमिका पर बहुत सवाल है कि राइट्स के पीछे ये लोग मौजूद थे। अब जो लेफ्ट विंग पर, लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोगों पर आरोप लगता है कि आप भी तो इंटॉलरेंट हैं। भाई, अगर आप कहते हैं कि हम आपके आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट कैंसिल हो रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं कि किताबों के विमोचन जो है वो कैंसिल हो जाए, तो ये डिफरेंशिएशन आप कैसे देखते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? See, honestly, if you ask me, there can be no cap to freedom of expression. वो मेरा पर्सनल पोजीशन है, because the moment you start putting lines, वो लाइन कैसा हम ड्रॉ करते हैं, each individual draws the lines the way they want it, then it gets very complicated, right? On how you draw these lines, how does one decide that something should be said, something should not be said, right? Now and also, in our law we can definitely twist कर सकते हैं, we बोल सकते हैं कि that word instigated violence, कुछ भी कह सकते हैं, the moment we start complicating it. So मेरे books में तो freedom of expression है complete for me, it's absolute, there cannot be any questions about it. Now at the same time, ये बुक वाली बात आपने बोला कि मुझे दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वो तो डिफरेंस है कि पब्लिकेशन ऑफ द बुक एक बात है, उसको हम तो अपोज कर सकते हैं और दूसरी बुक रहते हैं। दोनों बात है कि उसके लॉन्च में जो लोग आपने इनवाइट किया, दो बात है इसमें, ओके? उसके बारे में जरूर वी हैव टू क्रिटिक एंड पुट प्रेशर। I have no, I mean, that is also a right. जैसा आपका राइट है उसको इनवाइट करना, मेरा भी राइट है उसको अपोज करना, कहना कि ये गलत बात है, ये आदमी नहीं आ सकता है।
ये आदमी ने यही बात किया है, इसने बहुत ही प्रमोटेड वायलेंस, राइट? नाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मी सेइंग आई बैन अ बुक, दैट आई डोंट अग्री विथ. I don't believe any book should be banned. Any book should be banned. But I will oppose the presence of people who instigated violence to promote a book. That is different. So, we have to see it with, I think, this is my understanding of the situation. I think you have to see it differently. I agree, क्योंकि काफी लोगों ने इसको स्पिन देने की कोशिश की कि मानो आप किताब को बैन करवाना चाह रहे थे. नहीं, exactly. बैन किताब को नहीं करवाना चाह रहे थे. किताब अभी भी पब्लिश हो रही है, पब्लिशर बदल गया है. हाँ, और nobody said don't publish the book. सब लोग ने किया कि ये आदमी क्या कर रहा है उसमें. Why are you calling people who promoted violence to launch a book? वो तो गलत काम है. You can't do that, and that is a very, very important criticism. That is a very important thing to say, especially when we know there is so many confusions, so much problems about investigations. We know that it is still a current topic. ये तो history के बात नहीं है. ये आज हुआ. It happened now, and there is so sensitive. You don't do something like this. You just do not do something like this. Therefore, I think you have to separate the two issues. And in my book, even if the book says something, everything that I disagree with, it को झूठी भी हो सकता है, तो उसको काउंटर करना मेरा जॉब है. लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, और फिर दर्शकों के कुछ सवाल हैं. क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आज जब आपने कहा कि हम इतने पोलराइज टाइम्स में हैं और जहाँ पे वायलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टूल है, अभी रुआंडा रेडियो को तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मान सकते हैं ना. मुल्ला रेडियो जो तालिबान में चला रहे थे, लगातार स्पीच दे रहे थे बच्चियों के एजुकेशन के खिलाफ, उसे भी तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में नहीं आ सकते. तो मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बाउंडलेस नहीं हो सकता ना. There has to be a difference with hate crime, hate speeches. No. There is a difference between the structure under which that is happening. ये तो you're talking about an environment which is not democratic environment. आप नॉन डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट के एक एग्जांपल दे रहे हैं. मैं बोल रहा हूं कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इन आवर कंट्री आई बिलीव दे कैन नॉट बी लिमिट्स अबाउट इट. इफ इट इज वायलेंट, यू विल हैव टू गो, आई मीन यू विल हैव टू गो टू द राइट मेथड्स ऑफ शो वायलेंस फॉर इट एंड क्वेश्चन इट. That is what you have to do. But you're talking about freedom of expression in a democratic constitution based society seeking equity and equality. उस फ्रेमवर्क के अंदर में फ्रीडम का एक्सप्रेशन बोल रहा हूं. मैं बोल रहा हूं कि उसमें वी कैन नॉट हैव लिमिट्स. मैं नहीं बोल रहा हूं कि अफगानिस्तान में जब तालिबान थे वहां तो जो मुल्ला के बात है वो फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं, वो ऑपरेशन है. वो दोनों डिफरेंट आइडियाज. इसके प्रॉब्लम क्या है स्मिता, एक बात करूंगा. आप बोल रहे हैं कि जो एक कुड बी काउंटर मूवमेंट्स है ना उस सोसाइटी में, हम काउंटर मूवमेंट्स को भी वायलेंट बोल सकते हैं. जब हम बोलते हैं कि हम लाइन ड्रॉ करेंगे, हम बोलेंगे कि लाइन ड्रॉ करते हैं. जब काउंटर मूवमेंट आता है, मार्जिनलाइज सोसाइटीज में काउंटर मूवमेंट्स आता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस आप उन्होंने लेते हैं आपके बारे में, जाति के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. सो वो क्या हो सकता है? कैन वी से बैन देम एंड से दैट इज प्रमोटिंग वायलेंस? वी कैन नॉट. Which is why in the democratic environment set by the Constitution of India, to me, there is enough room for us to say everybody has freedom of expression. Okay. I believe that very strongly. I believe in this is within this setup. Of course, a lot of other things. I mean, sedition law has no rule. No place in this country. Absolutely no place in this country. Contempt of court has to be thrown to the dustbin. It has no place in this country. Our problem also is that हम तो ब्रिटिश टाइम का सर्टन लॉज हम ले रहे हैं, उसको भी हम चेंज नहीं किया. एट द सेम टाइम हमने हमारा लॉज को भी, सी कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट डॉक्यूमेंट. हमने कॉन्स्टिट्यूशन को मैनिपुलेट किया, हमने भी अमेंडमेंट्स लेकर आया. तो हम भी उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, चेंज करते हैं हमारा कन्वीनियंस के लिए. लेकिन हम जब उसका स्पिरिट के अंदर जाते हैं, हमको क्लैरिटी में मिलता है कि अरे यार ये बेसिक स्ट्रक्चर में ये सब हो सकता है. ठीक है. जो इन्वायरमेंट है वो तमाम ऐसी फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और मैं सियासत की बातों को भी आखिरी पड़ाव में आगे जारी रखूंगी. सुषमा एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रही है, वो भी लूंगी, लेकिन पहले एक थोड़ा सा आपकी जिंदगी पे वापस लौटते हैं. ये बताइए कि टीएम कृष्णा को क्लासिकल म्यूजिक के अलावा और किस म्यूजिकल जॉनर से जो है प्यार है, लगाव है, और कभी ऐसा हुआ कि दिल किया कि भाई मैं क्लासिकल म्यूजिक परस्यू ना करूं जब आप बच्चे थे, कि मैं कोई और जॉनर जो है वो परस्यू करूं? So, growing up in the 80s, of course, फिल्म गाना बहुत पसंद था. मेरा तमिल फिल्म गाना, उसमें इलैयाराजा
वही अच्छा, द ग्रेटेस्ट कंपोजर मेरे बुक्स में राइट, वही थे। तो हम सब रोमांटिक नंबर्स उनका ही सुनते थे, और वो तो अभी इளையराजा है फेवरेट। आई मीन उसके वी कांट चेंज इट, दैट्स समथिंग यू ग्रो अप विद। उसके बाद उसके साथ ही मेरे कजिन्स थे दो, वो दे ग्रो अप इन आवर हाउस, सो उनसे मैं तो हिंदी सिनेमा गाने का शौक भी मुझे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बिकॉज दे अच्छा, यूज्ड टू लिसन टू लॉट ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक। हम्म, So, you know, whether it is Burman, whether it is Rafi or Mukesh and all these people, Kishore, all those Lata ji, you know, Asha Bhosle, all this, through them, I started listening to a lot of Hindi film music, but mainly वो period का music, you know, 60s, राइट, 70s, 80s, वो period का music, because they were much older than me, so they were राइट, listening to that music and I listened to that music. उसके साथ जब मैं स्कूल में था, you know, because of our classmates, हम्म, उनको तो बहुत कर्नाटक संगीत, शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं था, तो इंग्लिश म्यूजिक वहां से मुझे थोड़ा थोड़ा असर राइट, पड़ा। उसमें तो डोर्स, जेनेसिस, राइट, मैं ओके, बीटल्स फैन नहीं था, हाँ, तो you know those kind of music also I would say, but I never thought I will sing anything else, वो तो सच्ची बात है। I wanted to be an economist actually, that was my dream. ओके, My तो big dream was becoming an economist. फिर उसे परस्यू नहीं किया लेकिन, नहीं, I had to make a choice, राइट। संगीत या इकोनॉमिक्स। आपकी एक वीडियो बड़ी अच्छी सी वायरल हुई थी क्लिप, वो आप किसी बस में सवार कर रहे थे हाँ। और बस में अचानक से जो है इम्प्रॉम्प्टू म्यूजिकल सेशन शुरू हो गया था, तो बहुत ही खूबसूरत था वो। कोई इளைयराजा का कोई गीत जो आप हमारे लिए कुछ परफॉर्म करना चाहेंगे हमारे Oh दर्शकों के God, लिए? long time since I sang film music. But I will try. Okay, I'll try. ओके, Hmm. आई If my होप आपके जो हार्डकोर ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक नहीं फैंस नहीं है वो नहीं मुझे हेट ना करें कि ये नहीं एंकर नहीं नहीं कैसी करेंगे। हैं। अब एक ही बात है कि I only few songs I remember the lyrics of. So my students श्योर। and somebody listening, so God, he sing the same song again. But nevertheless. நிலாவேவா செல்லாதேவா என்னாலும் உன் பொன்வானம் நான் என்னை நீதான் பிரிந்தாலும் நினைவாலே அணைப்பேனே நிலாவேவா செல்லாதேவா காவேரியாங் காணல் நீராம் பெண்மை அது உண்மை முல்லேரியா முல்லை பூவா சொல்லு கொஞ்சம் நில்லு அம்மாடியோ நீதான் இன்னும் சிறு பிள்ளை தாங்காதம்மா நெஞ்சம் நீயும் சொன்ன சொல்லை பூந்தேனே நீதானே சொல்லில் வைத்தாய் முல்லை நிலாவே। It's approximately वाह, that. लवली लवली। हमारे दर्शक भी सारे कह भी रहे हैं वाह क्या बात है, और आपके लिए रेड शेप्ड हार्ट्स भी आ रहे हैं चैट Thank you बॉक्स very में। much. अच्छा, एक आखिरी के 10-15 मिनट है तो एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगी, एक मुद्दा जो आपके दिल के करीब है, जिस पर आप बहुत बातें करते हैं, आप लिखते हैं। ये आपकी जो लास्ट किताब आई थी सेबेस्टियन एंड सन्स, खास करके जो दलितों का मुद्दा है, या उसमें आप मृदंगम बनाने वालों पर आपने बहुत रिसर्च हाँ। किया, और खास करके कि एक एक डिलिब्रेट डिनायल या इग्नोरेंस, या कह लें लोगों के बीच में, आर्टिस्ट के बीच में जो स्टेज शेयर करते हैं मृदंगम वादक के साथ में, और इस बात को कहीं ना कहीं डिनाई करते हैं कि वो मृदंगम जो है वो आपकी जानवरों की स्किन से बनी है, बकरों के या भैंस के या गाय के। और सुषमा कश्यप हमारी एक इनफैक्ट दर्शक वो पूछ रही हैं आपसे कि क्या आपके दलित स्टूडेंट्स हैं, हैव दे अप्रोच्ड यू टू टीच कार्नाटिक म्यूजिक? कोई चेंजेस हुए हैं आपके इन तमाम मुद्दों को उठाने के बाद, इन मुद्दों पर लिखने के बाद, खुद आपकी म्यूजिकल सिनेरियो पर, स्टेज पर? वन इज ये सोशल कल्चरल चेंज है, बहुत एक लॉन्ग टर्म थिंग है, दिस डजंट हैपन लाइक टुमारो मॉर्निंग यू नो। एंड और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब अपर कास्ट में आते हैं से आते हैं और कास्ट के बारे में बात करते हैं, हमको याद रखना है कि ये सेवियर का सिंड्रोम हमको नहीं चाहिए। वी शुड हैव अ सेवियर सिंड्रोम। हम कुछ नहीं सेव कर रहे हैं, वी आर गोइंग इन अ प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिस्टम
in which we are a participant, and we also promote the casteist environment. We are part of that. So it is reflective and a chance to learn. वो thought process के keeping that thought process, we have to move forward. तो ये जो दलित के बारे में हो सकता है और कास्म के बारे में होता है, मैं सोचता हूँ कि लास्ट 10 years में there are some slow changes happening संगीत के environment में, opportunities में. और एक बात है कि अब कल्चर स्पेस में एक बात मैं कर सकता हूँ, जब भी एक इंटरव्यू हो सकता है कोई म्यूजिशियन का, इसके बारे में उनको एक क्वेश्चन ज़रूर जाता है. वो ही है फर्स्ट ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड कि नोबडी इज इग्नोरिंग इट एनी मोर, दैट इन द कल्चर स्पेस वी हैव टू स्पीक अबाउट कास्ट, वी कैन नॉट स्पीक अबाउट कास्ट. दैट इज ए ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड. और एक और बात है कि जब तमिलनाडु में आप आते हैं, गवर्नमेंट का म्यूजिक कॉलेजेस है, उसमें बहुत सारी नॉन जो ब्राह्मण्स नहीं है, बहुत मार्जिनलाइज कास्ट से दलित भी हैं, वो संगीत सीखने जाते हैं. तो एक बात हमको वी हैव टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि वो नहीं जाते हैं. द प्रॉब्लम इज वहाँ से कहाँ जाते हैं. जब गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज, म्यूजिक कॉलेज और हमारे बीच कोई संबंध नहीं है. वो मेन स्ट्रीम परफॉर्मेंस वर्ल्ड है, जो एक ब्राह्मण वर्ल्ड है, एक अपर कास्ट वर्ल्ड है. वो एनवायरनमेंट और वो जगह कहाँ दलित्स एंड अदर कम्युनिटीज लर्न दिस आर्ट फॉर्म, उसके बीच एक ब्रिज भी नहीं है. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट डू वी डू टू क्रिएट दैट ब्रिज, व्हाट डू वी डू टू चेंज दिस एनवायरनमेंट. एक और बात है कि आप सब एक बात समझिए कि बिकॉज आई एम स्पीकिंग अबाउट कास्ट एंड दलित, डोंट थिंक दैट टुमारो दलित पीपल विल फील सो थिंग टू कम टू माई हाउस. नो, it's there are still barriers, there are still issues, there are still things I have to change. They have to, these are all invisible in the, there are 2-3 kinds of barriers. One is physical barriers of access है, access का barrier हो सकता है, education barrier हो सकता है, वो तो हम बात करते हैं. Invisible barriers बहुत ज़्यादा हैं. जब एक विलेज में आप स्कूल ओपन करते हैं, जस्ट समझिए कि एक कोई नॉर्मल स्कूल आप समझ गए, आप ओपन किया, उसके बारे में सब लोग विल कम रनिंग टुमारो मॉर्निंग टू हैव एडमिशन. नो, दैट गेट इज स्कैरी, दैट बोर्ड इज स्कैरी. आप एक लैंग्वेज में बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है. आप आइडेंटिटी, यू आस्क आइडेंटिटी, आई डोंट नो व्हाट आइडेंटिटी. So when you start having this conversation, especially coming from upper caste, there's a lot of cultural movement. We have to become welcoming, and I think a lot of movement is slowly happening. लेकिन उसके बारे में मैं पब्लिक में ज्यादा मैं मत कहूंगा, क्योंकि वो मूवमेंट चलना है क्वाइटली. We have to slowly see these things transferring. We have slowly. Is it a cultural movement? Is it a political movement? All cultural movements are political. All political movements are cultural. Right. They can't be separated at all. I mean, वो तो कलाचार पॉलिटिक्स ही है. म्यूजिक इज पॉलिटिकल. आपने पहले बताया कि सब म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट बोलते हैं कि अरे यार मैं तो गाता हूँ, लीव मी टू माई म्यूजिक, डोंट आस्क मी ऑल दिस पॉलिटिकल क्वेश्चन. जब आप क्या गाते हैं, आप कहाँ गाते हैं, क्यों गाते हैं, इसका सब उत्तर पॉलिटिकल आंसर्स है. एक कंप्लीटली सोशियो पॉलिटिकल आंसर्स है. और जब आप आपसे कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स का क्वेश्चंस मत डालो, वो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है. आप किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ आपने, वो भी पॉलिटिकल है. So politics is everywhere in our life. So culture is politics. So this transformation that we're talking. और एक और बात है कि जब मैं बोलता हूं कि शास्त्रीय संगीत एक बहुत वॉल्ड फोर्ट्रेस है, उसको तोड़ना है, we have to break it down. One important thing तोड़ना है कि मैं भी नहीं बोल रहा हूं कि सबको पसंद आना चाहिए ये संगीत. सबको कहना कि अरे यार ये दिस इज द ग्रेटेस्ट म्यूजिक. ये ग्रेटेस्ट म्यूजिक नहीं है, एक और संगीत है. दैट्स ऑल. सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि द राइट टू रिजेक्ट द म्यूजिक चाहिए सबको. If you don't give access, how will somebody reject? That is the strategy of casteism. That is the strategy of elitism. Do not give access, then it can never be rejected. मैं बोल रहा हूँ तोड़ो, accept rejection. आपने बोला कि मैंने बस में गाया ना, मुझे तो बहुत, that was interesting day. हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ट्रैवलिंग बस में संगीत हो सकता है, और we somehow got permission. And we did it. And वो दिन में I was not going to sing. मैं देखने के लिए गया कि कैसा हो रहा है कि एक प्रोजेक्ट. सो एक बस लाइन हमने चूज किया कि 1 घंटा का लाइन था, और we had relay, different kinds of musicians, they used to relay music and get into different bus stops. I just got into one just to see. सब मेरा फ्रेंड्स थे, अरे अन्ना आप भी गाइए गाना. मुझे तो I was scared. क्यों?
क्योंकि एनवायरनमेंट वाज नॉट यूजुअल, क्योंकि ऑडियंस कुड से अरे चुप रहो यार, ये तो गाना ही नहीं है, आप तो नॉइज है। वो फियर है ना, वो द वर्ल्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक नेवर एक्सपीरियंसेस। राइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि आपको बता दूं कि वी कुछ हैव दिन टू पहले, एक्सट्रा सेल्फ रिजेक्शन, व्हिच यस, मींस नहीं, विकास which कुमार means ने everybody इनफैक्ट, has to have access. यस, हमारे एक दर्शक ने लिखा था कि क्लासिकल म्यूजिक इज द सोल ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड। कुछ और सवाल भी आ रहे हैं। शुभम सिन्हा, आपका अरे सहमत? क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट सोल ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड, क्लासिकल म्यूजिक इज वन म्यूजिक इन द वर्ल्ड। आपको पसंद है, आपका सोल मिलता है, वो मैं काउंटर नहीं करूंगा। आपका सोल क्लासिकल म्यूजिक से आ सकता है, दूसरे का सोल रैप म्यूजिक में आ सकता है, दूसरे का सोल हिप हॉप में आ सकता है, हिंदी गाने में आ सकता है। और तो सोल है आपका। The coexistence of the souls is what matters. हाँ, ये बताएं कि लेकिन ये जो दलितों की मूवमेंट है जो चल रही है, मतलब हम बी आर अम्बेडकर के जमाने से लेकर आज तक हम काफी, जब राजनीति होती है, इलेक्शंस होते हैं, हम दलित नेताओं की बात करते हैं, दलित वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन आज जो दलितों की हालत है देश में, और अलग अलग राज्यों से फार्मर्स हैं, कहीं कोई किसी को कोई मॉब लिंच किया जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, कोई प्रोग्रेस नजर आ रहा है आपको? कोई सिग्निफिकेंट बदलाव नजर आ रहा है इनके? compared to 1947 जरूर there is a lot of change, we can't deny it, but at the same time the fact that अभी लिंचिंग होता है, अभी उनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत खराब है। आई मीन दे आर ऑलमोस्ट, आई थिंक पॉपुलेशन वाइज 16-17% ऑफ दिस कंट्री, एंड टू सी दैट उनका हालत इकोनॉमी, कल्चरली, सोशली इतना मार्जिनलाइज है, वो तो रिफ्लेक्शन है हमारा सोसाइटी का। वो तो रिफ्लेक्शन है कि हमारा सोसाइटी एक कास्ट सोसाइटी है, और कास्ट ऐसा है ना, वो एक कॉम्पाउंडेड फैक्टर है। वो तो जब आप कास्ट पिरामिड में देखते हैं, आप उसके नीचे आते हैं, वो कंपाउंड होता है, कंपाउंड होता है, कास्ट प्रेशर कंपाउंड होता है, कास्ट एस्पिरेशन भी कंपाउंड होता है इस तरफ। तो एक बहुत बहुत टूटा हुआ मल्टी लेयर्ड ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट है, एंड द फैक्ट दैट इट इज स्टिल देयर, ये तो इट्स रिवीलिंग ऑफ आवर सोसाइटी। मेरा पॉइंट है कि हम लॉज बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन चेंज तो हमारे दिल में होना है, हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए कि हम कैसा हमारा स्कूलिंग सिस्टम है। हमारा स्कूलिंग सिस्टम कास्टिस्ट सिस्टम है। मैं बोलूंगा कैसा, वो तो एक प्राइवेट स्कूल सिस्टम में जाकर आपने आपकी एक काम कीजिए, दिल्ली में जाइए और जब सब प्राइवेट स्कूल्स है ना, उसमें स्टूडेंट्स का कास्ट देखिए। जो पब्लिक स्कूल है ना, उसमें कास्ट देखिए, आपका उत्तर वहां मिलेगा। जब हमारा स्कूल सिस्टम ही कास्ट बेसिस में है, प्राइवेट स्कूल, जो पब्लिक स्कूल जाते हैं उनका एस्पिरेशन है प्राइवेट स्कूल जाना है या अंग्रेजी में पढ़ना, और वहां उनका सोसाइटी जंप भी देखते हैं, उनका सोशल एस्पिरेशन भी है। जब मेरा डॉटर है, वो उसने एक एक्सक्लूसिव स्कूल में पढ़ी थी 12 इयर्स, वहां उसका क्लासमेट वो जैसी है, वहां सोशल फ्रेमवर्क सेम है, मोर और लेस, थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन बैंडविड्थ सेम है। और मैं समझता हूं कि आफ्टर 12th क्लास शी मस्ट अंडरस्टैंड कास्ट। हाउ विल शी अंडरस्टैंड कास्ट? How will our society understand caste if we don't have a schooling system that allows interactions between people? हमारा schooling system ensures casteism in society. Right. So we have to, so that is one thing. और दूसरी बात है कि caste एक cultural phenomena है। एक सो वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। कास्ट के बारे में क्लासरूम्स में, जब क्लासरूम्स में उसके बारे में हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, वैदिक टाइम में ये था, वो टाइम में ये था। अरे आज हो रहा है, क्लासरूम में हो रहा है, बाहर हो रहा है। जब कास्ट के बारे में बोल रहे हैं, हम क्यों आज का बारे में नहीं सिखाते हैं कि आप देखो, आपके अंदर देखो, आप क्या करते हो। जब एक आदमी आपके घर आते हैं, किसको अंदर आने का परमिशन देते हो, किसको नहीं देते हो। एक आदमी को देखते हो, उसका किस आइडेंटिटीज को आप पैन करते हैं इंटेलेक्ट में, माइंड में इमीडिएटली। ये सब के बारे में क्लासरूम्स में हमको बात करना है। We have to have this a robust discussion in our classrooms, in our homes. Only then will we move even further ahead. Is it a very superficial way of looking at the progress being made या changes which are happening? जब लोग कहते हैं कि भाई आज जब आप बीजेपी की बात करते हैं, आप बीजेपी को आज सिर्फ ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं कह सकते हैं, कि उन्होंने बकायदा जो सोशल उनके इनिशिएटिव्स हैं, वो एक रीजन रही कि सरकार वापस लौटी, मोदी जी वापस लौटे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ कास्ट की बैरियर्स को तोड़ते हुए ये घरों तक पहुंचे। No, no, no. This इसको नुआंस से we have to understand.
रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, मैंने बार बोल, आई एम सेइंग वी हैव टू कन्फ्रंट कास्ट, दो डिफरेंट थिंग्स. हम रिगार्डलेस ऑफ कास्ट वी कुड यूज इट अपॉर्चुनिस्टिकली टू क्रिएट एन अदर एनिमी. आपने बीजेपी ने एक एनिमी क्रिएट किया है, वो थे मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. जब एक एनिमी क्रिएट किया, वो एनिमी टारगेट करके सबको हम अंदर वी कुड ब्रिंग पीपल टुगेदर. Okay, it doesn't mean caste has disappeared. Let us not make a mistake. It doesn't mean that at the village level the Dalit is treated better just because he voted for the BJP government. Or so the caste is not, because you're not confronting caste, you're using caste. ये तो opportunism है. You're using caste because you found identified another enemy and you're making the Muslim the enemy. Okay, so एक तो कंसोलिडेशन है, एक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन है, उसका कास्ट फॉर्मेशन को यूज करके कंसोलिडेशन है. हम बोल रहे हैं कि कास्ट को कन्फ्रंट करना है. जब उसको कन्फ्रंट करते हैं वो तो मेसी वे है, और वो तो लॉन्ग टर्म वे है. आई मीन जस्ट लुक एट द अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट ऑफ द यूएस. इट हैज टू कन्फ्रंट इट. एंड आई मस्ट से हियर, आज बहुत दलित मूवमेंट्स इन इंडिया आर फिनोमिनल. उनका कंट्रीब्यूशन इज आउटस्टैंडिंग. And all we have to do is learn from them. As upper caste, my job is to learn, and I'm saying I'm using upper caste only for identity's sake, nothing else. But we have to learn from it. उससे सीखना है, we have to learn. So confronting caste as an issue, accepting caste is the only way to go to an equitable society. Not using it in order to consolidate yourself as a Hindu country. Okay, to target another person. I mean, इसमें पॉलिटिकल गेन हो सकता है, वो मैं डिबेट नहीं करूंगा, वो तो सच्ची बात है, आई एग्री. लेकिन ये एक सोशल चेंज नहीं है. एब्सोल्युटली. और इन्हीं न्यूआंसेस को जो है समझना बहुत जरूरी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन, सारे मसलों पर. और ये क्लासरूम्स हो या न्यूज रूम्स हो, वहां पर भी जो है ये बातें बाकायदा लागू होती हैं. दैट इज समबडी सेइंग, जस्ट आप देखिए कि कितने न्यूज रूम्स में कितने दलित हैं. ट्रू. हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हम ये डिलिबरेटली, हमारे कॉन्शियस में कभी आता नहीं है, हम सोचते भी नहीं है. मैं जब पूछा जाता है तो हमें लगता है भाई हम तो छोटे गांव से ही आए हैं, हम डिस्टेंट प्लेसेस से आए हैं, मेरिट पे आए हैं. लेकिन that does not take away from the fact कि there is no Dalit representation. Absolutely. So just last 2 questions आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि शो अब हमारा खत्म होने का वक्त आ रहा है. एक जिस मसले पर पहले हमने थोड़ा सा सिर्फ टच किया था, जो हिंदी का मसला है, लगभग 1 घंटे से इतनी खूबसूरती से आप हिंदी में तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं. ये जो तमिलनाडु में खास करके जो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है कि भाई हमें हिंदी नहीं सीखना है या हिंदी नहीं बोलना है, या इस इश्यू को आप कैसे देखते हैं कि इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज नहीं है हिंदी, हमारे 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में है, अंग्रेजी हिंदी की जो हम बात कर रहे हैं. इस पूरे डिबेट पर आपकी राय क्या है? सी एज फार एज तमिलनाडु इज कंसर्न, ये तो हिंदी का तो मूवमेंट एक बहुत ओल्ड मूवमेंट है, ये नया बात नहीं है. बहुत ज़माने से एक एंटी हिंदी मूवमेंट, एक प्रो तमिल मूवमेंट है. उसका पॉलिटिक्स भी समझना है कि द्रविडियन मूवमेंट एक बहुत तमिल मूवमेंट था. जो सोशल चेंजेस तमिलनाडु में आया था वो तो द्रविडियन मूवमेंट, वो तमिल बेस्ड में और तमिल कल्चर का था. एक बात है. दूसरी बात है कि तमिल लैंग्वेज बहुत डिस्टिंक्ट है. हम वी कांट डिनाई दैट इट इज़ वेरी डिस्टिंक्ट, उसके स्ट्रक्चर में, उसके ग्रामर में, उसके उच्चारण में, उसके वो तो साउंड में ही बहुत डिफरेंट है. तो एक बहुत, दैट इज वाई इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ तमिल पर्सन टू लर्न हिंदी एंड हिंदी पर्सन टू लर्न तमिल. राइट. ये बहुत डिस्कनेक्ट है. देवनागरी से बहुत इन्फ्लुएंस भी है, नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा है. तो एक कल्चरल लिंग्विस्टिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. इसको हमको फर्स्ट रिकग्नाइज करना है कि ये एक्चुअली एक स्ट्रक्चरल, एक ओरल प्रॉब्लम है. ठीक है. और जब आप तमिलनाडु में आते हैं, ज़रूर हिंदी में मोस्ट पीपल बात नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं, लेकिन अंग्रेजी सब कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं. कोई कंप्लेन नहीं करो. ऑटो रिक्शा ड्राइवर आप समझ में आएगा, आप उसको तो मैनेज करेगा हिंदी में, कुछ भी मैनेज करेगा, आपको लेकर जाइए. तो हिंदी इज देयरफॉर कल्चरली वेरी डिस्टेंट, एक्सेप्ट फॉर द अपर कास्ट ब्राह्मण एंड अपर कास्ट कम्युनिटी. ओके, बिकॉज उनका कनेक्शन संस्कृत से ज्यादा है. जब आप अपर कास्ट हैं, आप कनेक्टिविटी हिंदी को बहुत आपको स्लाइटली इजी है. ठीक है. if you take the larger community, it's completely distant. So, but the problem is when you start saying
बहुत लोग समझते हैं कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, अभी समझते हैं। आप 1000 बार आप ये कहेंगे लेकिन वो भी समझते हैं कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, वही है प्रॉब्लम। तो दिस डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटीज हैव टू बी रेस्पेक्टेड। When it is not respected is when people get angry. People get angry, people see it as a problem, as infringement. I think the idea of federalism is also in this. ये फेडरलिज्म नॉट ओनली स्ट्रक्चरल स्टेट का और सेंटर का, ये फेडरलिज्म कल्चरल भी है ना। आइडिया ऑफ फेडरलिज्म क्या है कि इंडिविजुअल स्टेट्स को, इंडिविजुअल प्लेसेस को उनका पावर है, उनका उनका वे ऑफ गवर्नेंस है, तो उनका कल्चर भी है, उनका लैंग्वेज भी है, इसको भी उनको रेस्पेक्ट करना है। जब उसमें रेस्पेक्ट नहीं है, जब दबाव डालता है, जब आप बोलते हैं कि ये हिंदी मेन थिंग है, तो रिएक्शन तमिलनाडु से आपको ज्यादा ही मिलेगा। और वो रिएक्शन ज्यादातर होता है टू द कॉन्सेप्ट कि आप उसे फोर्सिबली जो है हम पर इम्पोज ना करें। हाँ, वही है प्रॉब्लम। एक आखिरी सवाल आपसे फिर कृष्णा साहब, क्योंकि कोविड का दौर है, महामारी के इस दौर में, और मुझे पता है कि आप लगातार बहुत सारे ऐसे जो है चैरिटी वर्क्स के साथ जुड़े हैं, या ताकि फंड रेजिंग कर सकें ऑनलाइन, खास करके ऐसे आर्टिस्ट के लिए जिन पर असर पड़ा है। कितनी मुश्किलात हो रही है आर्टिस्ट को, खास करके आप लाइव कॉन्सर्ट्स के कंपैरिजन में जब ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स की रेवेन्यूज की बात करते हैं, और आपके इस मूवमेंट के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ अपील करना चाहें तो। या ज़रूर। पहले बात तो ये कि डिजिटल मीडियम बहुत एक्सक्लूसिव पीपल के लिए ही है, जो आप आ सकते हैं यूट्यूब में, नहीं तो फेसबुक में आप ऑनलाइन कॉन्सर्ट कर सकते हैं, उसके टिकट, वो तो बहुत छोटी नंबर ऑफ पीपल। यदि आप शास्त्रीय संगीत का एक हिस्सा है और उसमें आप मशहूर हैं पहले, नहीं तो आप फिल्म वर्ल्ड से हैं, ठीक है। आप इफ़ यू टेक एनी अदर फॉर्म्स, एंड वो तो हज़ारों का संगीत का फॉर्म्स है हमारा देश में ही है, वो सब लोकल है, वो सब लाइव के बारे में है। उनके पास सेल फोन हो सकता है, हाँ स्मार्टफोन भी है, लेकिन वो एक मीडियम, उनका मार्केट, उनका ऑडियंस लोकल है, वो सेल फोन में नहीं देखेंगे। इस सिनारियो में कोविड बहुत असर पड़ा, क्योंकि फ्रॉम मार्च अप्रैल सब लाइव प्रोग्राम्स कैंसिल हुआ। दूसरी बात, ट्रैवलिंग कैंसिल हुआ। वो तो विलेज से विलेज जाएंगे परफॉर्म करेंगे, टाउन से टाउन जाएंगे परफॉर्म किए। और साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो मार्च अप्रैल का टाइम बहुत टेम्पल फेस्टिवल्स का टाइम है, सब कैंसिल हुआ। सो हम सोचते हैं कि कलाकार आर either rich and comfortable people, or they are just part of culture, some part of culture, showpiece. When we do national festival, we'll call them like showpiece. उसके बारे में तो we use that word folk, जो मैं यूज नहीं करता हूँ। But many of the artists are like laborers, are like daily wage laborers. They depend on that day's little earnings. ये सब कट हुआ। So we started in March end, हम शुरू किया। मैंने एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट करा और उसमें सीड फंड मिला, और हमने कहा कि ठीक है हम कुछ करेंगे मार्जिनलाइज आर्टिस्ट को, सब आर्ट फॉर्म में। पहले तमिलनाडु में शुरू किए थे हमने, लेकिन स्लोली वी हैड सपोर्ट, सब क्राउड फंडिंग, एवरीथिंग वाज क्राउड फंडेड। एंड हम क्या करते हैं कि 3000 to 4000 रुपीज़ एक वन टाइम ब्रिज देते हैं एक आर्टिस्ट को, and hopefully that will help at least for basic food for say at least 3 to 4 weeks, 1 month bridge. And we have now supported about 2400 artists across India, 20 states in India. Right. And we have given about we have shared about 75 lakhs. किस प्लेटफॉर्म पे लोग जुड़ के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, You अगर कोई could go to कंट्रीब्यूट करना मिलाप, चाहे? आप मिलाप में जा सकते हैं, वहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिलाप का लिंक सुमनसा फाउंडेशन आप देखेंगे तो मिलाप में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप, हम सब साथ ही करें ये, हम तो एक कैटलिस्ट ही हैं, हम तो कैटलिस्ट हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हम सब साथ कर रहे हैं। और पहले ये आई यूज द अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड, एंड आल्सो होप दैट मोर पीपल विल, because everything matters, every rupee matters, because and I can also tell you that हम जीरो लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो आप देते हैं कंप्लीटली वो जाता है आर्टिस्ट के लिए। जो बूंद बूंद जोड़कर, जैसा हम कहते हैं कि सागर बनता है, इस वक्त जो है हर किसी को एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, और लोग साथ जुड़ेंगे तभी कारवां बनेगा। तो जो लोग हमारे इस शो को देख रहे हैं, आप टीएम कृष्णा साहब के अगर ट्विटर हैंडल टीएम कृष्णा पर जाएं तो वहां पर भी जो है ये डिटेल्स आपको मिलेंगी। आज के शो को खत्म करने के पहले क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि टीचर्स डे के इस अवसर पर अपने गुरुओं को याद करते हुए, और सभी गुरुओं को, या कुछ आखिरी में जो है कुछ आप सुना सके हमारे दर्शकों को? और सिर्फ दर्शकों को ही नहीं, मैं अपनी पर्सनल ग्रीड से भी बोल रही हूँ। टीचर्स डे स्पेशल, गिव मी 1 second, just 1 second. और
सॉरी। नहीं नहीं, आप प्लीज आप ये करें। मैं बस अपने उन दर्शकों को एक्नॉलेज करना चाह रही थी जिन लोगों ने सवाल पूछे हैं लेकिन वो सवाल इंक्लूड नहीं कर पाए। किसी ने सेडिशन पर पूछा, किसी ने टीआरपी जर्नलिज्म पर पूछा। कोशिश करेंगे अगले एपिसोड्स में जो है दूसरे गेस्ट से भी हम बात कर सकें। एक कर्नाटिक गाना गाऊंगा त्यागराजा की, उनका फर्स्ट और पहले 2-3 लाइंस गाऊंगा। గురులేక ఎటువంటి గూనికి తెలియకపోదు, గురులేక ఎటువంటి గూనికి తెలియకపోదు, గురులేక ఎటువంటి గూనికి తెలియకపోదు, గురులేక ఎటువంటి గూనికి తెలియకపోదు, గురులేక ఎటువంటి కరుగైన హృద్రోగ గగనమున తోటను, కరుగైన హృద్రోగ గగనమున తోటను, కరుగైన హృద్రోగ గగనమున తోటను, గురులేక ఎటువంటి గూనికి తెలియకపోదు, గురులేక ఎటువంటి थैंक यू सो मच टीएम कृष्णा साहब। आपकी इस खूबसूरती के साथ, सहजता के साथ हिंदी में आपने अग्री किया इस कॉन्वर्सेशन को करने के लिए। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग माय हिंदी। नहीं नहीं, टॉयलेट करने की बात ही नहीं है। हम लोग तमिल की 1 to 10 काउंटिंग तक नहीं कर पाते हैं। हम दूसरे राज्यों की भाषाओं को हम उतने से तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे में इन बातों का अप्रिसिएशन होना चाहिए। गरिमा श्रीवास्तव भी कह रही हैं क्या बात है। बहुत शुक्रिया आपका वापस से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थैंक यू स्मिता जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत खुशी हुआ कि तो हिंदी का प्रैक्टिस करने का एक अपॉर्चुनिटी भी मिला मुझे और एक कॉन्वर्जेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने डाला और डिस्कशन के लिए, इन्विगरेटिंग डिस्कशन के लिए आपको भी शुक्रिया। और क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस लिए थे उनको भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली होपिंग कि जो कोविड का कोई वैक्सीन निकले, कोविड के इस दौर में हम हेल्दी रहें और आगे आपको जो है लाइव इन कॉन्सर्ट सुनने का वापस से फिर मौका मिले इंशाल्लाह। तो जो हमारे सारे दर्शक आज हमारे साथ जुड़े मेरे YouTube चैनल स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर और साथ ही सत्य हिंदी पर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी और खास शख्सियत के साथ सफरनामा में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वेयर अ मास्क, मेंटेन हेल्थ एंड हाइजीन, सारे जो प्रैक्टिस स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं, बी सेफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।